हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था व्हाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज्ड व्हेन प्राइस फॉल और व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। यानी कि हमने लास्ट वीडियो में आपने देख लिया था कि डिमांड लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्यों एप्लीकेबल होता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो हमने उसमें 5 रीजन जो हैं वो सारे डिस्कस कर लिए थे। आज जो है हम इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अगला टॉपिक, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस का मतलब है कि वो केसेस या वो कंडीशंस जहां पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसा कि अपने को सभी को पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, व्हेन द प्राइस ऑफ एनी गुड्स इंक्रीजेस द डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ दैट गुड्स डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस द डिमांडेड क्वांटिटी विल इंक्रीजेस। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। तो इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांडेड क्वांटिटी। तो अब हम आज वो कंडीशंस डिस्कस करने वाले हैं जहां पर ये इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश नहीं होता है, या कहने का मतलब वो कंडीशंस जहां पर या जिन केसेस के अंदर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर हम इन शॉर्ट वर्ड्स या इन सीधे शब्दों में बात करें तो मतलब ये कि वो कंडीशन जहां पर प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम नहीं होगी या प्राइस कम होने पर डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, तो वो कंडीशंस हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो देखिए स्टूडेंट, एक्सेप्शंस के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारा वो है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब वो गुड्स जो आपकी प्रेस्टीज को शो करती है, जो एक पर्सन को एक डिफरेंट शो करती है सोसाइटी के अंदर। यानी हम कह सकते हैं जो शान और शौकत की जो आइटम्स होते हैं, यानी जिससे अपना पर्सन जो है वो पर्सन अपना शान और शौकत जो होती है या जो उसकी प्रेस्टीज होती है, जो उसकी इमेज होती है उसको शो करता है, वो सारी जो आइटम्स होते हैं वो कहलाते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। लाइक एंटीक आइटम्स हो सकते हैं, एंटीक्स पेंटिंग्स हो सकती हैं। जैसे एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग जो है वो बहुत महंगी होती हैं और जिसके पास में है तो उसको मतलब लोगों को यूँ लगता है और यार बहुत पैसे वाला पर्सन है जिसके पास में एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग्स हैं। या महंगी कार्स हो सकती हैं, जैसे ऑडी हैं, मर्सिडीज़ हैं, रोल्स रॉयल्स हैं। इस तरह की जो कार्स हैं वो कार्स भी जिन लोगों के पास में होती है, लोग सोचते हैं अरे यार ये बहुत पैसे वाला है, या वो चीज़ें उन लोगों को जिनके पास में ये आइटम्स हैं उनको सोसाइटी से थोड़ा डिफरेंट शो करती हैं। तो इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं उन आर्टिकल के केसेस के अंदर लॉ ऑफ डिमांड जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इन आर्टिकल्स के केस में क्या होता है कि ये बहुत कॉस्टली होते हैं और जितने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं पर्सन उनको ज़्यादा परचेज करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो कॉस्टली आइटम्स हैं वो उनको सोसाइटी के अंदर एक डिफरेंट लेवल पर शो करेंगे। इस वजह से इन प्रोडक्ट्स के केस में क्या होता है कि इनकी डिमांड तब इंक्रीज होती है जब इनकी प्राइसेस और इंक्रीज हो जाती हैं। जबकि नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांडेड क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इन आर्टिकल्स के केस में जस्ट रिवर्स होता है कि इनकी जब प्राइस इंक्रीज होती है तो इनकी डिमांड और इंक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज होती है तो इनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो गई, इसका मतलब पर्सन क्या समझते हैं कि प्राइस डिक्रीज होने की वजह से अब वो जो है वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस में कंसिडर नहीं होगा या आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन काउंट नहीं होगा, तो लोग क्या कर देते हैं उसकी डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं। क्लियर? तो देख लेते हैं बुक के अंदर क्या लिखा है आपके। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर वेबलेन, देयर आर सर्टेन गुड्स विच आर आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शंस। These articles are these articles are demanded only because their price are very high. क्यों डिमांड होती है इनकी? क्योंकि इनकी प्राइस बहुत हाई होती है। If their price fall, they will no longer be considered as a article of distinction. कि इनकी प्राइस जब कम हो जाती है तो ये माना जाता है कि अब ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस नहीं रहे, और इस वजह से इनकी प्राइस डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड their demand will shrink. Thus, these goods defy the law of demand. Precise diamonds and the vintage cars may be cited as an example. जैसा कि मैंने बोला था एंटीक आइटम्स हो सकते हैं, एंटीक पेंटिंग्स हो सकती हैं, तो इसीलिए इन्होंने इसमें एग्जाम्पल लिए हैं। प्रीसियस डायमंड्स एंड द विंटेज कार्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। चलिए अब हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा गिफिन गुड्स। कौन से गुड्स? गिफिन गुड्स। तो देखिए स्टूडेंट, आपने पहले भी पढ़ा है कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो घटिया क्वालिटी के होते हैं, जिनको हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। क्या कहते हैं? इन्फीरियर गुड्स। लेकिन गिफिन गुड्स जो हैं
वो इन्फीरियर गुड्स से भी और ज़्यादा घटिया क्वालिटी के होते हैं, या उनसे भी और बेड क्वालिटी के प्रोडक्ट जो हैं वो होते हैं, वो कहलाते हैं गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स के केस में भी ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए मेनली होता क्या है कि जो गिफन गुड्स होते हैं उन गिफन गुड्स को जो लोग परचेज करते हैं वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, या बहुत लो इनकम ग्रुप जो होता है वो लो इनकम ग्रुप इन गुड्स को परचेज करता है। और वो इसलिए परचेज करता है क्योंकि वो थोड़ा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो लोग जो हैं वो गिफन गुड्स को परचेज करते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर गिफन गुड्स की प्राइजेज जो हैं वो अगर और डिक्रीज हो जाएं, क्या गिफन गुड्स की प्राइजेज अगर और डिक्रीज हो जाएं तो वो लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का यूज़ करना बंद कर देंगे। क्योंकि वो क्या सोचेंगे कि यार ये प्रोडक्ट ऑलरेडी इतनी लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अभी, अगर इसकी प्राइस कम हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी और डाउन हो गई होगी। समझ रहे हो? इस प्रोडक्ट की क्वालिटी और डाउन हो गई होगी। तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, उसका कंजम्पशन कम कर देते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि जब प्राइस डिक्रीज होती है तो कंजम्पशन इंक्रीज होता है पर्सन्स का, तो उस समय क्वांटिटी डिमांडेड जो इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता इनके केस में होता क्या है कि जब इनकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है लोग सोचते हैं और घटिया क्वालिटी का हो गया, तो वो इसका कंजम्पशन कम कर देते हैं और वो क्या कर देते हैं, थोड़ा बेटर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि थोड़ा कम खाएंगे लेकिन अच्छी क्वालिटी का खाएंगे, है ना। तो इस वजह से इनकी डिमांड जो है तब इंक्रीज हो जाती है जब इनकी गिफन गुड्स की प्राइस थोड़ी इंक्रीज होती है तब, और डिमांड तब डिक्रीज हो जाती है जब इनकी प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाती है तब। ठीक है, तो देख लेते हैं। गिफन गुड्स आर हाईली इन्फीरियर गुड्स। जैसा कि मैंने कहा इन्फीरियर गुड्स मतलब घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट, और गिफन गुड्स मतलब हाईली इन्फीरियर गुड्स होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट। शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट एज अ रिजल्ट व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स देयर डिमांड ऑल्सो फॉल्स। देख लिया कि जब इन प्रोडक्ट्स की प्राइस कम हो जाती है तो इनकी डिमांड और कम हो जाती है। इवन व्हेन दे हैपन्स टू बी रिलेटिवली चीपर देन अदर गुड्स, जबकि ये क्या होते हैं दूसरे गुड्स के कंपैरिजन में और सस्ते हो जाते हैं और चीपर हो जाते हैं। दिस इज पॉपुलरली नोन एज अ गिफिन पैराडॉक्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गिफिन पैराडॉक्स। तो गिफिन पैराडॉक्स आपको समझ में आ गया होगा कि गिफिन गुड्स के केस में एप्लीकेबल होता है जहां पर इन गुड्स की प्राइस कम होने पर इनकी डिमांड बढ़ने की बजाय और कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था सेकेंड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। थर्ड है पॉइंट हमारा इर्रेशनल जजमेंट। क्या है थर्ड पॉइंट? इर्रेशनल जजमेंट। देखिए स्टूडेंट, नॉर्मली होता क्या है, हम लोग सभी ये एक मेंटेलिटी लेकर के चलते हैं और हम कहते भी हैं इस चीज़ के बारे में कि महंगा मतलब अच्छा। ये कहते हुए सुना होगा आप लोगों ने सभी से कि महंगा मतलब अच्छा और सस्ता मतलब खराब। तो हम लोगों ने क्या है इस तरह की एक मतलब इर्रेशनल जजमेंट हम लोगों ने कर लिया है कि कोई प्रोडक्ट महंगा है इसका मतलब वो अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, और कोई प्रोडक्ट सस्ता है इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं है, वो प्रोडक्ट ख़राब है। इस वजह से भी बहुत सी बार क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए हम क्या कहते हैं कि महंगा मतलब अच्छा है, तो हम क्या करते हैं उसकी डिमांड और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं सभी। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट महंगा होता है उसकी डिमांड और बढ़ा देते हैं, जबकि जो प्रोडक्ट सस्ता होता है हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट को खरीदते ही नहीं है। तो मार्केट में क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लॉ एप्लीकेबल हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रोडक्ट महंगा है हम जानते हैं जिसकी प्राइस इंक्रीज होती है, महंगा हो रहा है, इंक्रीज हो रही है प्राइस, तो उसकी डिमांड कम हो जानी चाहिए। लेकिन लोगों के इर्रेशनल जजमेंट की वजह से, कंज्यूमर के इर्रेशनल जजमेंट की वजह से क्या होता है कि उसकी डिमांड कम होने की बजाय और बढ़ जाती है जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होते हैं आपके इर्रेशनल जजमेंट्स के रीज़न की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। द लॉ ऑफ डिमांड फॉल्स व्हेन द कंज्यूमर्स जज द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। कब फेल हो जाता है लॉ ऑफ डिमांड? कि जब कंज्यूमर जो है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को उसकी प्राइस से जज करने लग जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि महंगा मतलब अच्छा है। इट इज़ एन इर्रेशनल जजमेंट, जो कि एक इर्रेशनल जजमेंट है। परहैप्स इट इज ओइंग टू अ huge price difference between the organic and the non-organic product in the
मार्केट। और ये आप देख सकते हैं कि मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी प्राइस में कितना डिफरेंस होता है। दैट द रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कंसिडर्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। अकॉर्डिंगली द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैव टेंडेड टू राइज इवन व्हेन द प्राइजेज आर एक्सट्रीमली हाई। कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी प्रोडक्ट की प्राइजेज बहुत हाई होती हैं, फिर भी उनकी डिमांड जो है वो दिन पे दिन इंक्रीज होती जा रही है। वो इसी रीज़न से होती जा रही है क्योंकि कंज्यूमर जो है, बायर जो है, उसका इर्रेशनल जजमेंट है। वो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी से प्राइस से उसकी क्वालिटी को कंसिडर करता है कि भाई प्राइस महंगी है इसका मतलब क्वालिटी उसकी अच्छी है, जबकि हर समय ऐसा नहीं होता है। तो देखा स्टूडेंट आपने, ये 3 रीज़न थे हमारे जिनकी रीज़न की वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है या उसके जस्ट रिवर्स चलता है। तो ये कहलाते हैं हमारे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर सभी को? चलिए अब देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा है टॉपिक अपना एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो जब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है या एक्सेप्शंस जब होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, तो उस केस के अंदर लॉ ऑफ अपना डिमांड कर्व जो है वो डिमांड कर्व किस टाइप का बनेगा वो देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है तो उस केस में डिमांड कर्व जो बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। किस टाइप का होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो कि आपने पहले देखा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व किस टाइप का होता है, ये देखिए इधर, ये आपको दिख रहा है डिमांड कर्व। ये किस तरह का है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और इस तरह का डायग्राम कब बनता है? जब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, यानी व्हेन देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, देन द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। लेकिन जैसा कि अब अभी इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है बल्कि अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी ये लेफ्ट से राइट की तरफ अपवर्ड जा रहा है। तो स्टूडेंट, जब एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होते हैं, यानी जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है या लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो पाता है ऊपर दिए हुए इन 3 रीजंस की वजह से, देन द डिमांड कर्व विल बी एज अ अपवर्ड स्लोपिंग, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है। तो देखिए इसका रीज़न आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि जब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है तब प्राइस और डिमांडेड क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन जब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है तो उस केस के अंदर प्राइस और डिमांडेड क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप की बजाय डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है। कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांडेड क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, और जब प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांडेड क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो उस केस के अंदर अपना डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की बजाय अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा है पी थी प्राइस 1, P1 जो प्राइस थी पहले, अगर सपोज कीजिए हम प्राइस P1 से अपन इंक्रीज करके उसको P2 पर लेकर के जाते हैं, तो उस केस में देखिए P1 जब प्राइस थी तो हमारी डिमांडेड क्वांटिटी क्या थी? Q1 थी। और जैसे ही हमने प्राइस P1 से P2 पर इंक्रीज की तो हमारी डिमांडेड क्वांटिटी भी क्या होगी? Q1 से Q2 पर इंक्रीज हो गई, जबकि होना क्या चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। तो ये अभी इस केस से अपने को पता लग गया लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो चुका है, यानी यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों जो ऊपर एक्सेप्शंस वाले पॉइंट आपने पढ़े हैं, उन तीनों पॉइंट्स के केस में अपना लॉ ऑफ डिमांड का जो डायग्राम है, यानी डिमांड कर्व जो है हमारा, वो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग की बजाय अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। तो जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो वहाँ पर हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला जो डायग्राम था, ये वाला डायग्राम ये बनेगा। और जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, उन केसेस के अंदर हमारा डिमांड कर्व जो है वो इस तरह का अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, जो कि शो करेगा पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांडेड क्वांटिटी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये 2 टॉपिक आज हम, एक सिंगल टॉपिक जो था हमारा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अभी भी और कुछ टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के वो ड्यू चल रहे हैं, तो हम अगले वीडियो में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या है वो मेन टॉपिक्स जो। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू।